नमस्कार। आज हम भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के पिछले करीब 50 सालों यानी 1975 से 2025 तक के सफर पर एक नजर डालेंगे। जी। हमारी ये जो चर्चा है ये भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य 50 वर्षों का विकास नाम के दस्तावेज पर आधारित है। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए 1975 में कहाँ तो कुछ गिने चुने ग्रामीण क्लिनिक थे, जीवन प्रत्याशा भी बस 50 के आसपास। हाँ, और शिशु मृत्यु दर वो तो 100 से भी ज्यादा थी प्रति 1000 जन्म पर। और आज देखिए एक विशाल डिजिटल हेल्थ नेटवर्क है, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहे हैं। सही कहा। 1.4 अरब लोगों के लिए स्वास्थ्य की पूरी परिभाषा ही बदल गई है। तो चलिए इस बदलाव की कहानी के जो अहम पड़ाव हैं और जो आंकड़े हैं उनको जरा समझते हैं। हाँ जरूर। 1975 की तस्वीर तो जैसा आपने कहा बिल्कुल अलग थी। पूरे देश में मुश्किल से शायद 725 उपकेंद्र यानी सब सेंटर्स थे। सिर्फ 725? हाँ, और जो PHCs होते हैं मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और CHCs यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, जो थोड़े बड़े अस्पताल जैसे होते हैं। बिल्कुल, वो सब मिलाकर भी 10,000 से कम थे। मतलब स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत कमी थी। ऐसी स्थिति में शुरुआती कदम क्या थे? खासकर बच्चों और माताओं के लिए कुछ सोचा गया था? जी, उसी साल 1975 में ही एक बहुत अहम शुरुआत हुई ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। अच्छा, ICDS। हाँ, इसके तहत आंगनवाड़ियों का एक पूरा नेटवर्क बना और इन्होंने लाखों बच्चों और माताओं तक मतलब बुनियादी पोषण, टीके, स्वास्थ्य जांच जैसी जरूरी चीजें पहुंचानी शुरू की। तो ये एक तरह से नींव रखी गई। बिल्कुल, ये उस वक्त एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था जमीनी स्तर पर। और फिर लगता है कि विस्तार ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, शायद 90s के बाद। हाँ सही कहा। 1990 से 2010 के बीच तो काफी तेजी से विस्तार हुआ। 2005 तक आते आते सब सेंटर्स की संख्या बढ़कर 1.5 लाख से ज्यादा हो गई। 1.5 लाख? बिल्कुल, 725 से। जी। और PHCs करीब 25,000 हो गए और CHCs लगभग 5,300 तक पहुंच गए। वाह। इसमें जो 2005 का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था NRHM, हाँ NRHM, और बाद में 2013 का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM, इनका बहुत बड़ा हाथ था। इनका फोकस सिर्फ गिनती बढ़ाने पर नहीं था बल्कि इन सेंटर्स को वाकई काम लायक बनाने पर था, खासकर ग्रामीण माँ और बच्चे के लिए। और इसी समय में वो जमीनी स्तर की हेल्थ वर्कर्स की फौज भी तैयार हुई है ना? मेरा मतलब आशा वर्कर्स से है। बिल्कुल सही। आशा यानी ASHA कार्यकर्ता। ये गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बनी। हाँ, इनका असर तो दिखता है। निर्विवाद है, खासकर टीकाकरण में, अस्पतालों में डिलीवरी को बढ़ावा देने में। फिर 2014 में मिशन इंद्रधनुष आया। हाँ, मिशन इंद्रधनुष। इसका लक्ष्य था 90% से ज्यादा बच्चों का पूरा टीकाकरण। और देखिए 2018 तक ही इसकी शुरुआती फेज में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों और करीब 70 लाख गर्भवती महिलाओं तक टीके पहुंच भी चुके थे। ये विस्तार तो सच में काफी प्रभावशाली है। अगर 2019 तक के आंकड़े देखें तो SCs, PHCs, CHCs मिलाकर कुल संख्या करीब 1,63,000 हो गई थी। जी। ये 1975 के मुकाबले लगभग 3 गुना है। और डिस्पेंसरीज और अस्पताल वो भी 1951 में जो 9,200 थे वो 2019 में बढ़कर करीब 69,000 हो गए। और बात सिर्फ बिल्डिंग्स की नहीं है, उनमें काम करने वाले लोग भी बढ़े। डॉक्टर जो 1951 में करीब 62,000 थे, हाँ, वो 2019 में 12 लाख हो गए। और नर्सिंग स्टाफ वो 7 लाख से ज्यादा। 12 लाख डॉक्टर्स। जी। और उसका सीधा असर जैसा कि होना चाहिए स्वास्थ्य के नतीजों पर दिखा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा जो 1981 में करीब 55 साल थी, वो 2019 में बढ़कर लगभग 70 साल के पास पहुंच गई। 70 साल? और शिशु मृत्यु दर जो 1981 में 110 थी प्रति 1000 जीवित जन पर, वो 2019 में घटकर करीब 28 रह गई। 110 से 28? बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अविश्वसनीय लगता है ये आंकड़ा। बिल्कुल अभूतपूर्व बदलाव है ये। इस बदलाव के पीछे जाहिर है सरकारी खर्च का भी रोल रहा होगा, फाइनेंशियल कमिटमेंट बढ़ी होगी। हाँ बिल्कुल, फाइनेंशियल कमिटमेंट का जिक्र जरूरी है यहाँ। 2017 में जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसने 2025 तक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च को GDP का 2.5% करने का लक्ष्य रखा था। अच्छा। हालांकि सच ये है कि 2025 तक केंद्र और राज्य मिलाकर ये खर्च करीब 2.1% तक ही पहुंच पाया। फिर भी ओवरऑल हेल्थ बजट में काफी बढ़ोतरी हुई। कितनी? जैसे 2013-14 में ये करीब 33,000 करोड़ था, वो 2023-24 में बढ़कर 86,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। ओके, ये तो काफी बड़ा जंप है। और फिर 2018 में आयुष्मान भारत आया। हाँ।
उसने तो जैसे पूरी तस्वीर ही बदलनी शुरू कर दी। निश्चित रूप से। आयुष्मान भारत के दो हम कह सकते हैं बड़े हिस्से थे। एक तो था 16,000 से ज्यादा मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाना। हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY। इसके तहत लगभग 36 करोड़ लाभार्थी कार्ड जारी हुए। 36 करोड़? जी, करीब 30,000 अस्पताल इसके पैनल में आए और करीब 5.5 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए सालाना का स्वास्थ्य कवर मिला। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम होगी शायद। बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में गिनी जाती है। और इस पूरी कहानी में टेक्नोलॉजी मतलब डिजिटल क्रांति का क्या रोल रहा? उसके बिना तो बात अधूरी है आज के जमाने में। हाँ, बिल्कुल सही। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे एक नई रफ्तार दी। आप देखिए, करीब 59 करोड़ ABID बने, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। 59 करोड़ ABIDs? हाँ। फिर ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसे 24 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन कंसल्टेशंस हुए। 24 करोड़? राइट, घर बैठे डॉक्टरी सलाह। जी। और कोविन प्लेटफॉर्म, उसे कौन भूल सकता है। कोविड के समय 2.2 अरब से ज्यादा वैक्सीन डोज का मैनेजमेंट, ये तो दुनिया के सामने एक मिसाल बन गया। हाँ, कोविन तो वाकई कमाल था। तो इन सब कोशिशों का मतलब फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल, इन सब का नतीजा क्या रहा? क्या लोगों की जेब पर बोझ कुछ कम हुआ? हाँ, कुछ हद तक तो जरूर। आंकड़े दिखाते हैं कि 2025 तक देश की आधी से ज्यादा आबादी के पास किसी न किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस कवर था। अच्छा। और जो जेब से होने वाला खर्च है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो 2014-15 में जो करीब 62% था, वो 2022 तक घटकर लगभग 39% रह गया। मतलब काफी कमी आई। हाँ, ये एक सकारात्मक संकेत है। डॉक्टर जनसंख्या अनुपात भी सुधरकर करीब 1.834 हुआ, जो WHO का मानक है 1.1000, उससे बेहतर है। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि डॉक्टरों का जो वितरण है वो अभी भी शहरों और गांवों के बीच काफी असमान है। ये बात तो है। पर अच्छी खबर ये भी है कि मलेरिया, ट्रकोमा, कालाजार, कुष्ठ रोग जैसी कई बीमारियां या तो लगभग खत्म हो गई या काफी हद तक नियंत्रण में आ गईं। तो इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन क्या अब भी कुछ बड़ी चुनौतियां बाकी हैं, कुछ मुश्किलें हैं रास्ते में? हाँ, देखिए, प्रगति तो हुई है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती है क्वालिटी की, यानी गुणवत्ता की। क्वालिटी? कैसे? हमारे दस्तावेज बताते हैं कि केवल 20% स्वास्थ्य सुविधाएं ही इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स यानी IPHS मानकों को पूरा करती हैं। सिर्फ 20%? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 80% अभी भी इन मानकों से नीचे हैं। मतलब डॉक्टर, नर्स, दवाएं, उपकरण, इनकी न्यूनतम जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही कई जगह। ये तो चिंता की बात है। बिल्कुल। दूसरी बात, राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर जो खर्च है, उसमें भी काफी असमानता है। कुछ ही राज्य हैं जो अपने बजट का 8% या उससे ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो खर्च है, वो अभी भी हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों से पीछे ही रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो 1970 के दशक के वो कुछ 100 केंद्र, हाँ, वहां से आज 1,60,000 से ज्यादा केंद्रों तक का सफर, सीमित मेडिकल ट्रेनिंग से लेकर लाखों डॉक्टर्स और नर्सों तक, और वो टुकड़ों में बंटी देखभाल से लेकर करोड़ों लोगों के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तक। ये बदलाव वाकई बहुत बड़ा है, अभूतपूर्व है। इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। और आगे की दिशा भी इसी प्रगति को बनाए रखने और मजबूत करने की है। जैसे ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्पेशलिस्ट देखभाल पहुंचाना, डे केयर, कैंसर केंद्र खोलना, जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाना और जांच सुविधाओं को बेहतर करना। हाँ, इन सब पर निवेश जारी रखने की योजना है और जाहिर है डिजिटल हेल्थ के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया जाएगा। ये सब जानने के बाद एक सवाल फिर भी मन में आता है। इतनी तकनीकी प्रगति हुई, इतना ढांचागत विस्तार हुआ, इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवा को वास्तव में हर नागरिक तक मतलब बराबरी से और अच्छी क्वालिटी के साथ पहुंचाने के लिए अगला सबसे जरूरी कदम क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर शायद हम सभी को और सोचने की जरूरत